माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। हम टीचर इंचार्जेस से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को उनके यथास्थान बिठाने का कष्ट करेंगे। सरस्वती माता का स्मरण करते हुए आज के सरस्वती पब्लिक हमारे भीमताल के सभी भाई बहनों, विद्यालय से संबंधित सभी अधिकारीगण, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय हरिचंद जी ने इस अवसर पर आने के लिए कहा। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहली बार मैं अपने भीमताल के भाई बहनों के बीच में उपस्थित हूँ और हमें पुरानी याद ताज़ा हो गई है। कोई भी वार्ता से पहले इस सरस्वती पब्लिक स्कूल की जो आत्मा रही है, जिनका एक इसका परिकल्पना जिन्होंने की है, स्वर्गीय आचार्य टोटरेला जी ने, जिनको हमने एक अध्यापक के रूप में भी देखा, एक कुमाऊनी कवि के रूप में भी देखा और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड आंदोलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। काफ़ी समय बीत गया, मुझे भी भीमताल बहुत कम आए कि हम इतने लोगों के बीच में मैं अपनी कुछ बात आपसे रख सकूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कितने भोले हैं, इनको पता नहीं है कि दुनिया कितनी विभत्स हो चुकी है और जब तक ये बच्चे बड़े होंगे तब तक दुनिया क्या होगी। हो सकता है हम मंगल ग्रह में पहुंच जाएं, लेकिन पृथ्वी रहने लायक रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए हम बड़े लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को आश्वस्त करें और योग्य नागरिक बनाएं और भावी पीढ़ियों के लिए जो हमारे सामने जो उपस्थित चुनौतियाँ होंगी उसके लिए तैयार हैं। सरस्वती पब्लिक स्कूल पिछले 2 दशक से अधिक समय से यहाँ पर विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं और कक्षा 8 तक इन्होंने उनको शिक्षा दी है। अभी भी बहुत अच्छे इन्होंने सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे किए और इस कार्यक्रम को सफल रूप से चलाने के लिए मुझे लगता है कि हेमंत जो हमारा छोटा भाई है, अगर ये कार्यक्रम का उद्घोषक न हो तो शायद इतनी अच्छी तरह से, इतना गरिमापूर्ण तरीके से, इसलिए इसी कार्यक्रम की आत्मा ये हमारे हेमंत बन चुके हैं और मैं सोचता हूँ कि इनके जैसा उद्घोषक शायद ही उत्तराखंड में कोई दूसरा होगा। मैं उनकी दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। जब भी मिलता हूँ मैं पहले पूछता हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको भी वही है जो मेरे बड़े पुत्र को आजकल का जो शुगर का है। और मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि ये अभी 27 जीबी हों और इसी प्रकार से आयोजनों को एक गरिमा प्रदान करते रहें, केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर। आपके यहीं पास में मैं पिछले 41 साल से लोक संस्कृत संग्रहालय के रूप में मैं एक शोध संस्थान चला रहा हूँ और मेरी इच्छा थी कि जितने भी स्कूलों के बच्चे हैं वो जो शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं, एक बार वहाँ संग्रहालय में आए और कृपया ध्यान से सुने। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो बड़े नहीं पूछ पाते। एक छोटे से बच्चे को जब मैंने बताया कि ये पत्थर के औजार हम जमीन से खोदते हैं, तो उसने कहा, अंकल आपको ये कैसे पता होता कि यहीं पर औजार है जमीन में। अब ये प्रश्न एक इतना गंभीर है, बच्चे ने पूछा। इसका अर्थ है कि हाउ यू डिसाइड द साइट ऑफ द आर्कियोलॉजी, आपको कहीं पर उत्खनन करना है, इसका आप निर्णय कैसे करते हैं, ये बच्चे का प्रश्न था। तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि जब तुम यहाँ से दिल्ली जाओ बस में उतरो तो सबसे पहले क्या सोचोगे
कि भाई किसी अच्छी सी होटल में, किसी अच्छे कमरे में हम चले जाएं, तो सबसे पहला है आश्रय, कि हम वहाँ पर पहले आश्रय खोजें। और जब होटल में पहुँच जाते हैं फिर सोचते हैं कि चलो अब कुछ नहा धो लिया जाए, फ्रेश हो जाएं। तो आश्रय के बाद दूसरा जो आवश्यकता है वो है पानी की। और जब नहा धो के हम ताजे हो जाते हैं फिर सोचते हैं अब कुछ पेट पूजा हो जाए। तो तीसरा है भोजन। तो यही 3 कारक रहे हैं आदिकाल से। जहाँ प्राकृतिक गुफाएं थी, जहाँ प्राकृतिक आवास थे, वो आदमी की उसने आश्रय की अवस्था पूर्ति की। इसलिए जहाँ गुफाएं आज भी हैं वहाँ आदि मानव कभी न कभी रहा होगा। और नदी में पानी रहा होगा तो निश्चित रूप से उसके रहने की संभावना ज़्यादा। इसके अलावा खाद्य, चाहे वो कंदमूल फल हों या जंगली जानवर हों, ये अगर उपलब्ध हैं तो ये 3 फैक्टर हैं जो आदि मानव ने अपने आवास के लिए चुने। और उन्हीं जगहों में हम आज खुदाई करते हैं जहाँ ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बच्चों की बड़ी जिज्ञासा होती है। हमारे यहाँ कई सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। अभी मैं इससे पहले शारदा विद्या मंदिर, वहाँ पब्लिक स्कूल अल्मोड़े में था 3 दिन। तो हम बच्चों को कुछ आरंभिक चीज़ें सिखाते हैं जो स्कूल में शायद नहीं सीखते हैं। वो पहली चीज़ है, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई हिमालय कितनी वर्ष का हो गया है हिमालय? हाउ ओल्ड आर द हिमालयाज? अब ये प्रश्न तो सामान्य सा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सारे नहीं दे पाते, बड़े लोग भी। हिमालय की आयु करीब 15 करोड़ वर्ष है। और फिर पूछते हैं कि आप कैसे कहते हैं 15 करोड़ वर्ष है? तो हम कहते हैं कि आप संग्रहालय में आएंगे, आपको 15 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म मिलेंगे जो हिमालय में मिले। जब हिमालय समुद्र से ऊपर उठा तो अपने साथ कई सारे जीवों को ले आया। तो उनके फॉसिल हमारे यहाँ संग्रहालय में है, जिनकी डेटिंग पक्की है कि 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ऐसे ही बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे चचेरे भाई कौन हैं। अगर हम बच्चों से पूछे कि हमारे 4 चचेरे भाई हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं, कौन है वो? तो वो हैं गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगुटान और गिब्बन। ये बिना पूछ के प्राणी जो होते हैं, तो इनका पुरखा करीब 7.5 करोड़ वर्ष पहले हमसे अलग हो गया। एक शाखा उनकी गई है। तीसरा है जो हमें बहुत सरल लगता है कि आग की खोज कब हुई। आज आग हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है, किसी भी रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में। लेकिन आग सबसे पहले कब खोजी गई? तो ये बच्चों को हम बताते हैं कि करीब 21 लाख वर्ष पूर्व आग की खोज हुई। इसके सिवाय होता है कि आदमी ने सबसे पहले कैसे औजार बनाए, पत्थर के औजार बनाए। हमारे संग्रहालय में करीब 700 पत्थर के औजार हैं। तो सबसे पुराना औजार कब होगा? करीब 28 लाख वर्ष पहले आदमी ने औजार बनाए। ऐसे ही आज हमारे बहुत सरल हो गया है। वो कौन आदमी होगा जिसने सबसे पहले खोजा होगी जानवरों से दूध निकल सकता है, और दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है। फिर किसने सोचा होगा कि अगर इसको उबाल करके इसका दही बना दें तो 1 हफ्ते चल जाएगा। और फिर किसने सोचा कि उस दही को मत करके घी बनाए तो कई सालों चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी खोजें हैं जो बच्चों को दिमाग में प्रश्न पैदा करती हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं मिलते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं शैक्षिक भ्रमण में, हम उनको 1 घंटा पहले इन चीज़ों के बारे में समझाते हैं कि आपको जिस भूमि में रहे उसकी आयु मालूम होनी चाहिए और उसका परिवेश मालूम होना चाहिए। और हमारे पुरखे, मैं आज मीडिया वालों को भी धन्यवाद देते हुए एक उद्घोषणा करता हूँ जो कि बहुत कम प्रचारित हुई। देखिए, हम अभी मैंने चर्चा की कि हमारा जो पुरखा था वो ये जो महाकवि हैं, इनके पुरखे के साथ हमारा करीब 7.5 करोड़ वर्ष पहले से संबंध था। लेकिन एक ऐसा प्राणी धीरे धीरे विकसित हुआ जिसको संसार ने रामापिथेकस कहा है। वो 1.5 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आया और आपको आश्चर्य होगा कि रामापिथेकस का एकमात्र अवशेष उत्तराखंड हिमालय तराई में मिला है। 1932 में अमेरिकी छात्र ने खोज की थी, उसका 1984 में खोज हुई लखनऊ विश्वविद्यालय के। तो हमको पता ही नहीं है कि कोटद्वार के बाद हमारा सबसे प्राचीनतम पुरखा
जिसकी उम्र करीब 1.5 करोड़ से 80 लाख के बीच की थी, वो था। ऐसे कई सारी पुरातत्व चीज़ें हैं जो हम सामान्य रूप से स्कूल में बच्चों को नहीं बता पाते हैं। तो मैं जो भी बच्चे आते हैं उनको हम पहले ये समझाते हैं कि भाई जो जो हमारी मुख्य मुख्य खोजें हैं, तो मैं चाहूँगा कि रोटेलर जी से भी मैंने पूछा कि कितने तक की कक्षाएँ हैं। अगर छोटे कक्षाओं पर उतनी रुचि न भी हो, लेकिन जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को जाने, क्योंकि ये बिल्कुल प्रारंभिक चीज़ें हैं जो आपके का कोई इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और मैं करीब 50 साल से ज़्यादा शोध कार्य में लगा रहा। आज भी मैं अपनी ओर से शोध करता हूँ, लेकिन हमें यहाँ भीमताल में ही पता नहीं है कि भाई हम इतने वर्षों से यहाँ रह करके हमने जो संग्रहालय विकसित किया है वो उत्तराखंड का तो एकमात्र संग्रहालय है ही, लेकिन कुछ चीज़ों पुरातत्व संग्रहालय में उसका अपना अद्वितीय स्थान है। आप अगर म्यूजियम्स ऑफ इंडिया में देखेंगे तो ये हमारा लोक संग्रह संग्रहालय भी उतना है, इसकी कुछ चीज़ें विस्तृत हैं। तो इस अवसर पर मैं यहाँ के रोटेला जी और उनके सारे अध्यापकों इनसे निवेदन करूँगा ही कि बच्चों को, क्योंकि मैं जब अमेरिका में था या बाहर अभी इंग्लैंड में रहा, तो वहाँ के छोटे बच्चे उनको कई बार हमारी जितनी आर्कियोलॉजी वाली जानकारी होती है वो यहाँ के ग्रेजुएटों को भी नहीं होती। जो पीएचडी करते हैं उतनी उनकी जानकारी उतनी ही जितनी वहाँ के बच्चों को होती है, क्योंकि वहाँ के सिलेबस में ये प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का विषय है कि हम किस प्रकार से हमारा सारा मानवीय विकास हुआ। इसलिए अगर वो सुविधा नहीं की है तो जब तक मैं जीवित हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में मैं वो ज्ञान रखे हूँ। और कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो बड़े नहीं पूछ पाते, क्योंकि बच्चे निर्दोष होते हैं और उनकी जो जिज्ञासा होती है सहज होती है। मैं अधिक में कह करके मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि जब भी अवसर मिले, जो भी विद्यालय से संबंधित हैं वो बच्चों को लेके वहाँ आएँ और सामान्य सी भी जानकारी है जिसमें हमारा उत्तराखंड का विशेष योगदान है। आप जानते हैं कि संसार के नक्शे में हिमालय ही विलक्षण है, सबसे ज़्यादा हिमालय का सबसे ऊंचा तो है ही, लेकिन उसमें जो कुछ हमको जीवाश्म मिले हैं या जो उसकी प्राचीनता के जो हमारे पास प्रमाण हैं, तो संसार में शायद ही और पर्वतों में हो, क्योंकि सारे पर्वत हिमालय के बाद के हैं। इसलिए बहुत सारी जानकारी ऐसी है कि जो मैं तो जानता हूँ, लेकिन हम आसपास उसको बिखेर नहीं पाए। तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो हम चाहेंगे कि जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपने जब तक मुझे भी करीब 86 साल हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा अभी लंबी योजना नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र में 5 दशक तक रहा हूँ तो इस क्षेत्र वालों को मेरा सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए। मेरी पुस्तकें तो 50 हैं और कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कई 2 दर्जन से ज़्यादा विश्व सम्मेलन में गया हूँ। बाहर वाले जितना जानते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर जिससे पूछें तो वो शायद ये भी कई बार तो लोगों को भ्रम होता है कि कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो इनसे भी उसमें के विद्यालय तक मुझे याद है कि हम बोरा लेके घर में स्कूल जाते थे बैठने के लिए, कोई सुविधाएँ नहीं थी। जिन विद्यालयों में मैंने पढ़ाई में वहाँ भी कभी कभी पूरे विद्यालय में एक मेज कुर्सी थी, कोई अध्यापकों ने भी नहीं थी। उतने अभाव में भी हमारे बच्चे आगे निकल करके आज उत्तराखंड का नाम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो आज ये जो सुविधा मिल रही है, हम चाहेंगे कि वो उसका लाभ उठाएं। दूसरा, मैं इसको अगर सांप्रदायिक न माना जाए, मैं बच्चों से तो नहीं, हालांकि गांधी जी कहते थे कि हर बच्चे को भगवद गीता आनी चाहिए। तो एक बच्ची से पूछा गांधी जी ने, तुमको गीता पढ़नी आती है? तो उसने कहा मुझे गीता अच्छी नहीं लगती। तो गांधी जी ने कहा भाई ये तो ऐसी बात हुई कि तुम कहो कि मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, पकौड़ी खानी अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं खराबी है। तो गांधी जी चाहते थे, जो जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, कि हर स्त्री पुरुष, हर बच्चा भगवद गीता से ज्ञान ले। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि महिलाएं भगवद गीता पर ज़्यादा ध्यान देती है। दुर्गा सप्तशती तो पढ़ती हैं, लेकिन भगवद गीता के बारे में उनका ये होता कि शायद ये सन्यासियों की पुस्तक है। इसलिए कम से कम अध्यापक वर्ग से और अभिभावक वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे जीविका को मेरी ये
आखिरी निवेदन है आप लोगों से कि आप भगवत गीता को जहाँ तक हो सके उसका पाठ करें। भगवत गीता ही एक बात ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको सारी यहाँ तक कि लेटेस्ट वैज्ञानिक खोजों के भी मुझे सूत्र मिलते हैं। अभी बात हुई थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की, मुझे एकदम याद आ गई भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, गाँव आदि से भूतानी धारण होगा, मैं अपनी औजत शक्ति से हर प्राणी को पकड़े हुआ हूँ। ऐसे ही हमारा जितना भी हमारा आध्यात्मिक साहित्य है, वेदों से लेकर के भगवत गीता तक, उसमें सारे वैज्ञानिक जानकारी भरी नहीं जिनके आज हम सोचते कि विदेशी लोग खोज कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम यहाँ अध्यापक वर्गों से, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, मैं निवेदन करूँगा कि आप भगवत गीता को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, हम भारतवर्षियों का बड़ा भाग्य है कि हमको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। पिछली बार मैं कुरुक्षेत्र में गया था मोक्षदा एकादशी के दिन, मैंने सोचा कि वहाँ जाकर के मुझे शायद वही उस समय का द्वापर युग का कुछ अवशेष मिल जाएंगे, लेकिन केवल द्वार मिले और कई जगह मूर्तियाँ मिली, बाकी मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये मेरा आप लोगों से भीमतालवासी होने के नाते, इतने आधी जीवन मैंने भीमताल बिताई है, मैं ये निवेदन आप लोगों से करता हूँ कि आप भगवत गीता को जितना भी हो सके, चाहे समझे न समझें, लेकिन एक अध्याय रोज पढ़ें। जो अध्यापक और जो हमारे अभिभावक लोग हैं, जो बाकी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, धीरे धीरे गीता का आपको रहस्य खुलता जाएगा।